जय मां शारदे। आयुर्दाय निर्णय के दूसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम तीनों प्रकार के आयु के योगों में यदि शनि योग करता हो तो क्रम से कक्षा का ह्रास होता है, इसके बारे में बताएंगे। अतः इसके गुण दोष को बताने के लिए गुणों से युक्त शनि कक्षा की वृद्धि करता है, यदि दोष युक्त हो तो कक्षा की हानि करता है। अर्थात अत्यंत अल्पायु को अल्पायु एवं अल्पायु को मध्यायु तथा मध्यायु हो तो दीर्घायु करता है। इसी प्रकार शनि अपनी नीच राशि शत्रु की राशि में पाप ग्रह से दृष्ट और युत हो कक्षा की हानि करता हो, अर्थात दीर्घायु हो तो मध्यायु, मध्यायु हो तो अल्पायु और अल्पायु हो तो अत्य अल्प आयु होती है तथा बाल्यकाल में ही मरण हो जाता है। लग्नेश व होरेश केवल शनि से युत हो, पाप ग्रह की राशि में व पाप युक्त हो, पाप ग्रह से देखा जाता हो, परंतु यदि नीच राशि या शत्रु की राशि में न हो तो कक्षा का ह्रास नहीं करता है। इसी प्रकार उच्चादि से रहित हो तो कक्षा वृद्धि को नहीं करता है। यदि शनि शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह से युक्त और शुभ ग्रह से दृष्ट होकर अपने उच्च में हो तथा पाप ग्रह के योग से रहित हो तो कक्षा की वृद्धि करता है। इसी प्रकार नीच आदि दोष के कारण कक्षा का ह्रास होता है। गुरु भी संस्थान संबंध से आयु में वृद्धि करता है। यदि गुरु लग्न में व 7वें भाव में उच्च आदि गुणों से युक्त हो तथा शुभ राशि में शुभ ग्रह से दृष्ट और युक्त हो तो कक्षा की वृद्धि करता है। यहाँ पर अल्पायु हो तो मध्यायु, मध्यायु हो तो दीर्घायु को करता है। इस प्रकार भेदानुभेद से यहाँ ह्रास वृद्धि को हमने आपसे बता दिया है, कह दिया है। अब हम अमित आयु योग के बारे में बताएंगे। जन्म लग्न कर्क हो, उसमें गुरु चंद्रमा हो, बुध शुक्र केंद्र में हो और शेष ग्रह 11वें, तीसरे, छठे भाव में हो तो अमित आयु होती है। मुनि तुल्य आयु योग देवलोकांश में शनि हो, मंगल पारावतांश में हो और गुरु सिंहासनांश में होकर लग्न में हो तो मुनि के समान आयु वाला होता है। युगांत आयु योग गोपुरांश में होकर गुरु केंद्र में हो, शुक्र पारावतांश में होकर त्रिकोण में हो और कर्क लग्न में जन्म हो तो युगांत पर्यंत आयु होती है। पूर्ण आयु योग यदि केंद्र में शुभ ग्रह हो, लग्नेश शुभ ग्रह से युक्त हो और गुरु से देखा जाता हो तो दीर्घ आयु होती है। लग्नेश केंद्र में हो और गुरु शुक्र से युत व दृष्ट हो तो पूर्ण आयु होती है। कोई 3 ग्रह अपनी उच्च राशि में लग्नेश अष्टमेश से युक्त हो और अष्टम स्थान में कोई ग्रह न हो तो दीर्घायु होती है। अपनी उच्च राशि व मित्र की राशि में अथवा अपने वर्ग में होकर 3 ग्रह हों और लग्नेश बली हो तो पूर्ण आयु होती है। अपने उच्च में गए हुए किसी ग्रह से अष्टमेश या शनि युत हो तो पूर्ण आयु होती है।
यदि तीसरे, छठे, 11वें भाव में पाप ग्रह हो और शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में हो तथा लग्नेश बली हो तो पूर्ण आयु होती है। यदि छठें, 7वें, 8वें भाव में शुभ ग्रह हो और तीसरे, छठे, 11वें भाव में पाप ग्रह हो तो पूर्ण आयु होती है। अब यहाँ पर आयु के बाधक योगों के बारे में हम बताएंगे। मृत्यु काल का ज्ञान कैसे करना चाहिए, तीनों प्रकार से दीर्घायु योग के प्राप्त होने पर किस दशा में मृत्यु होती है, इसके ज्ञान के लिए अब निर्णय करने के उपाय हम आपको बताएंगे। दीर्घायु योग में 72 वर्ष के बाद और मध्यायु योग में 36 वर्ष के बाद मृत्यु का विचार करना चाहिए। द्वार राशि और बाह्य राशि के पापाक्रांत होने से उसकी दशा में मृत्यु होती है, अथवा द्वार राशि व द्वारेश के पापाक्रांत होने से उसकी दशा में मृत्यु होती है। दोनों दशा अंतरदशा में अर्थात द्वारेश स्वयं पापी हो अथवा पापग्रह से देखा जाता हो वह पाप युक्त हो तो उसकी दशा या अंतरदशा में मृत्यु होती है, अथवा योगज आयु की समाप्ति समय में मृत्यु काल के समीप की दशा में मृत्यु का विचार करना चाहिए, अथवा बाह्य राशि के मलिन होने के समय उसके खंड में यदि दशा न समाप्त हो तो उसके त्रिकोण राशि के वर्ष में मृत्यु होती है। यदि द्वार बाह्य राशि व उनके स्वामी शुभ ग्रह से युक्त व शुभ दृष्टि से युक्त हों तो उक्त द्वार बाह्य राशि व इनके स्वामियों के दशा अंतरदशा में मृत्यु नहीं होती है, किंतु द्वारेश के आश्रयीभूत नवांश की दशा में मृत्यु होती है। अब यहाँ पर आयु के निर्णय का दूसरा प्रकार हम आपको बताएंगे, जिसके ज्ञान मात्र से आयु को जानने वाला होता है। आत्मकारक और उससे 7वां भाव दोनों से जो अष्टमेश, दोनों अष्टमेशों में जो बली हो वह यदि केंद्र में हो तो दीर्घायु, पणफर में हो तो मध्यायु और अपोलकिम भाव में हो तो अल्प आयु होती है। इसी प्रकार लग्न और उससे 7वां भाव दोनों से अष्टमेश, इन दोनों अष्टमेशों में जो बली हो वह यदि केंद्र में हो तो दीर्घायु, पणफर में हो तो मध्यायु और अपोलकिम में हो तो अल्प आयु होती है। लग्न और सप्तम से जो अष्टमेश दोनों में जो एक बली हो उसके केंद्रादि में रहने से पूर्ववत दीर्घ, मध्य, अल्प आयु का निर्णय करना चाहिए। इस प्रकार दीर्घ आदि में आयु का निर्णय करके पूर्व कही हुई आयु को स्पष्ट करके निर्णय इस प्रकार करना चाहिए। यदि आयुकर्ता ग्रह समान बल के अथवा अल्प बल के हों तो दीर्घादि विपरीत आयु होती है। दीर्घ, मध्य, अल्प व उससे कुछ कम आयु होती है। इस प्रकार योग भंग होने से विपरीत आयु होती है। आयु जानने का दूसरा प्रकार, जिसे दीर्घादि तीनों प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा है,
जन्म चक्र में लग्नेश और अष्टमेश यदि 5वें या 11वें भाव में हो तो दीर्घायु, 11वें तीसरे भाव में हो तो मध्यायु और 11-2 अथवा 5-9 भाव में हो तो अल्पायु होती है। दोनों 11 भाव में हो तो गतायु होती है और जातक नहीं जीता है। इस प्रकार से सभी प्राणियों के आयुर्दाय का निर्णय करना चाहिए। पुनः प्रकारांतर से आयु का निर्णय किया जा रहा है। लग्न, लग्नेश और उन राशियों के स्वामी से त्रिकोण में अल्प, मध्य और दीर्घायु रूप वर्ष प्रमाण से होती है। इसमें अष्टमेश आदि के योग से निर्णायकर्ता ग्रह होता है। लग्न से त्रिकोण में अल्पायु, लग्नेश से त्रिकोण में मध्यायु, लग्नेश व जन्म राशिश व अष्टमेश त्रिकोण में हो तो दीर्घ आयु होती है। यहाँ पर त्रिकोण के विभाग में नवम का भेद कैसे हो? यहाँ प्रत्येक त्रिकोण में अल्प, मध्य, दीर्घायु 12-12 वर्ष का भेद होता है। अल्पायु का 3 भेद तीनों स्थान में होता है। यदि लग्नेश अष्टमेश लग्न में हो तो 12 वर्ष, 5वें भाव में हो तो 24 वर्ष और 9वें भाव में हो तो 36 वर्ष की अल्पायु होती है। लग्नेश की राशि से त्रिकोण में लग्नेश अष्टमेश हो तो 3 भेद होता है। राशि में हो तो 48 वर्ष, 5वें भाव में हो तो 60 वर्ष और 9वें भाव में हो तो 72 वर्ष की मध्यमायु होती है। लग्नेश जिस राशि में हो उसके स्वामी से त्रिकोण में लग्नेश अष्टमेश में हो तो दीर्घायु लग्न के 3 भेद होते हैं। लग्नेश अष्टमेश के योग से दीर्घायु में भी 3 भेद होते हैं। लग्न में हो तो 84 वर्ष, 5वें भाव में हो तो 96 वर्ष, 9वें भाव में हो तो 108 वर्ष की दीर्घायु होती है। यही 12 वर्ष के अनुपात से शंभु ने कहा है। सूर्य, मंगल, शनि और राहु ये क्रमशः प्रबल मारक होते हैं। इनमें जो विशेष दुर्बल हो उन्हें छोड़कर प्रबल को ही ग्रहण करना चाहिए। केतु भी शनि के समान ही मारक होता है। शनि व राहु के साथ शुभ ग्रह युत हो, सूर्य से देखा जाता हो तो एक पर्याय के मध्य में ही मृत्यु करता है। दोनों यदि शुभ युक्त हों तो उनकी दशा में मृत्यु होती है। अंतर्दशा की राशि दुर्बल हो व प्रबल ग्रह से युक्त हो तो उसके समय में मृत्यु कहना चाहिए। यदि केतु अंत में हो अथवा उस राशि का स्वामी पाप ग्रह से देखा जाता हो तो केतु की दशा में मृत्यु होती है। शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो कुछ भी नहीं होता है। लग्नेश अष्टमेश से आयु योग होता हो और अष्टमेश अपनी उच्च राशि में हो तो चर पर्याय के वर्ष में आधे से अधिक वर्ष पूर्व आयु में जोड़कर विचार करना चाहिए। इस प्रकार राशि स्वामी तक चर पर्याय में विचार करना चाहिए। मर्यादा के अनुसार अष्टमेश जिस आयु को देता हो उसमें अर्धाधिक कर देना चाहिए। इसी प्रकार अष्टमेश नीच राशि में हो तो उससे प्राप्त आयु का आधा ह्रास हो जाता है। अथवा अष्टमेश किसी नीच राशि में स्थित ग्रह से युक्त हो तो भी प्राप्त आयु का आधा ह्रास हो जाता है। इसी प्रकार अष्टमेश
उच्च स्थित ग्रह से युक्त हो तो उससे प्राप्त आयु का आधा बढ़ता है। इस प्रकार अब तक आयु का निर्णय के उपाय कहा गया और आगे कहते हैं, लग्नेश अष्टमेश के योग से आए हुए आयुर्दाय का यथोचित संस्कार करके जो फल उच्च नीचात के अनुसार आता हो उस आयु में जोड़ देना चाहिए और संप्रदाय के अनुसार ह्रास वृद्धि भी कर देना चाहिए। यदि पूर्व में कहे हुए 2-3 प्रबल मृत्यु योग हों तो नैसर्गिक योग कारक भी बलवान होते हैं, उसी की दशा में मृत्यु कहना चाहिए। सूर्य, मंगल, राहु और शनि, इन चारों में जो बलवान हो उसी की दशा में मृत्यु होती है। यदि शनि, राहु, मंगल और सूर्य में कोई अष्टमेश से युत हो, अन्य ग्रहों से न देखे जाते हों तो उनकी दशा में मृत्यु होती है। इनमें जो प्रबल हों उसके स्वामी के राज की दशा में निसंशय मृत्यु होती है। इन चारों ग्रहों में कोई एक बली ग्रह हो, उस ग्रह के राज दशा में मृत्यु होती है। मृत्यु कारक ग्रह के निर्णयानुसार उसके अंतर्दशा में भी मृत्यु होती है। यदि शनि, राहु, मंगल, सूर्य शुभ ग्रह से संबंध करते हों तो भी उनकी दशा में मृत्यु होती है एवं उनके आश्रयभूत राज की दशा में भी मृत्यु होती है। पाकेश्वर के अनुसार सुख, दुख आदि उस ग्रह के योग और बल के अनुसार कहना चाहिए। यदि बलवान हो तो सुख और निर्बल हो तो दुख देने वाला होता है। वैषम्य हो तो मृत्यु होती है। यदि केतु 12 या 10 भाव में हो और पाप ग्रह से दृष्ट हो तो उसके दशा और अंतर्दशा से मृत्यु होती है। यदि 12 या 10 भाव में केतु हो और शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो यह योग न तो कष्टकारक होता है और न मृत्यु का कारक होता है। पहले बल की चर्चा कर आए हैं, अतः उसके अनुसार विचार दिए जा रहे हैं। राज के अधीन ही बल का विचार होता है। जो ग्रह अकेला है उसकी अपेक्षा ग्रह युक्त ग्रह बली होता है। ग्रह युक्त ग्रह यदि समान ग्रहों से युक्त हो तो जो संख्या से अधिक ग्रहों से युक्त हो वह उसकी अपेक्षा बली होता है। इसमें भी समानता हो तो चर राशि में बैठे हुए की अपेक्षा स्थिर राशि वाला और इसकी अपेक्षा द्विस्वभाव वाला ग्रह बली होता है। दीर्घायु, मध्यायु और अल्पायु योगों में कक्षा के ह्रास की स्थिति को अब हम बताने चल रहे हैं। लग्न सप्तम, द्वितीय, द्वादश, छठा भाव, आठवां भाव और इनके अधिपति पापाक्रांत पाप ग्रह से युक्त और पाप ग्रह के मध्य में हो तो कक्षा का ह्रास होता है। अर्थात दीर्घायु हो तो मध्यायु, मध्यायु हो तो अल्पायु और अल्पायु हो तो उससे भी अल्प आयु होती है। यही कक्षा ह्रास का लक्षण है। कक्षा ह्रास होने से आयु की स्थिति में न्यूनता आ जाती है। इसी प्रकार लग्न कुंडली में भी त्रिकोण में पाप योग से कक्षा ह्रास होता है। लग्न 5वां और 9वां भाव, इनमें पाप ग्रह का योग होने से
कक्षा में ह्रास होता है। कारक लग्न से भी जन्म लग्न के समान ही विचार करना चाहिए। कारकांश से 7वें भाव में भी पाप मध्य में हो तो कक्षा ह्रास होता है। अब पहले कहे हुए कक्षा ह्रास योग का अपवाद कहा जा रहा है, जिसमें शुभ योग होने से कक्षा वृद्धि होती है। लग्न 7वां, दूसरा, 12वां, 6वां और 8वां, इनमें किसी 3 स्थान में शुभ ग्रह का योग हो तो कक्षा की वृद्धि होती है। इसी प्रकार दोनों त्रिकोणों में भी विचार करना चाहिए तथा जन्मलग्न और कारक शुभ ग्रह से योग करता हो तो कक्षा की वृद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं है। यदि कारक त्रिकोण में हो और पाप ग्रह अपनी नीच राशि में हो तो दोनों से कक्षा का ह्रास होता है। कारकांश से त्रिकोण में शुभ राशि हो तो कक्षा में वृद्धि होती है। पाप ग्रह 12वें भाव में कारक हो और पाप ग्रह से युक्त हो तो कक्षा का ह्रास होता है। कारक शुभ ग्रह से युक्त हो और शुभ ग्रह अपने उच्च में हो तो कक्षा वृद्धि होती है। जिस प्रकार पाप ग्रह से उत्पन्न कक्षा की ह्रास वृद्धि को यहाँ हमने बताया है, उसी प्रकार गुरु से कक्षा की ह्रास वृद्धि को कहा जा रहा है। गुरु से दूसरे भाव 12वें, लग्न 6ठें और त्रिकोण में पाप ग्रह हों तो कक्षा का ह्रास पहले की तरह ही होता है। गुरु अपने नीच में अथवा अपनी उच्च राशि में पाप ग्रहों से संयुक्त हो तो कक्षा का ह्रास होता है। गुरु दूसरे भाव में हो तो पहले की तरह कक्षा का ह्रास वृद्धि समझना चाहिए। पहले कक्षा क्रम के लिए ही यह सब कहा गया है। इन स्थानों में शुभ ग्रह के योग का अपवाद कह रहा हूं। इन सब स्थानों में शुभ ग्रह पूर्ण चंद्रमा शुक्र का योग हो तो कक्षा का ह्रास ही होता है, न कि वृद्धि। एक राशि की वृद्धि ही होती है। पूर्वोक्त पापग्रह योग में शनि योग करता हो तो वहां पर कक्षा ह्रास में एक राशि का ह्रास होता है। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण वैदिक ज्योतिष फ्री में सीखने को मिलती रहेगी। इसके आगे के वीडियो में हम स्थिर दशा में मृत्युकाल का ज्ञान और आयुर्दाय प्रयोग निर्णय के बारे में ढेर सारी चीज़ें आपको बताएंगे। धन्यवाद।